Hello friends, my name is Rahul Sachdeva. I am a faculty of Ascens Institute, Gandhinagar, Jammu. Today we are going to start with a series of physical geography, and I am going to start with climatology. So before starting with the series, let us first understand the meaning of the word climatology. सो क्लाइमेटोलॉजी का जब मीनिंग समझेंगे तो देखेंगे कि क्लाइमेटोलॉजी इज़ अ वर्ड दैट इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड क्लाइमेट. सो वी कैन से क्लाइमेटोलॉजी इज़ नथिंग बट इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लाइमेट. जब हम क्लाइमेट की साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्लाइमेटोलॉजी. ठीक है, तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड इज नोन एज climatology. It also includes studying the elements of climate, जिसमें हम वेरियस एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, प्रेशर. These are all the elements of climate. So before beginning, हमें दो वर्ड्स का मीनिंग समझना है. फर्स्ट इज़ वेदर एंड सेकंड इज़ क्लाइमेट. मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो हैं वो वेदर और क्लाइमेट को कंफ्यूज करते हैं. हमें लगता है कि वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम थिंग, बट ऐसा नहीं है. देयर इज़ अ लॉट डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. ठीक है, तो लेट अस बिगिन फर्स्ट. पहले देखते हैं हम कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है. वेदर जो है वो एक टेम्पररी फिनोमिना है. इट इज़ ए टेम्पररी फिनोमिना. वेयर एज क्लाइमेट जो है हमारा, द क्लाइमेट वर्ड जब हम बात करते हैं, इट इज़ मोर ऑफ ए परमानेंट फिनोमिना. अच्छा भाई, अब टेम्पररी फिनोमिना, परमानेंट फिनोमिना से क्या मतलब है? देखो, लेट अस सपोज ये कोई एरिया है हमारा. इस एरिया में आज रेनफॉल हुई. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? आज का दिन कैसा था? रेनी डे. बट जब कल की बात करें तो कल यहाँ पे अगर सनराइज हुआ तो हम क्या बोलेंगे? इट विल बी ए सनी डे. ठीक है, और अगर थर्ड दिन यहाँ पे विंडी एटमॉस्फेयर हो गया तो हम क्या बोलेंगे? इट विल बी ए विंडी डे. ठीक है, इट विल बी क्लाउडी डे. ये सब क्या है? दीज ऑल टेम्पररी फिनोमिना जो चेंज हो रहे हैं हर रोज़, उनको हम क्या बोलेंगे? वेदर. ठीक है, वेदर ऑफ एन एरिया कैन चेंज. ठीक है, आज हमारा बारिश हो सकती है, कल सनी डे हो सकता है, परसों विंड चल सकती है, उसके बाद क्लाउडी डे हो सकता है. बट जब क्लाइमेट की बात करते हैं, क्लाइमेट इज़ मोर ऑफ ए परमानेंट फिनोमिना. क्लाइमेट जो है हमारा वो एक परमानेंट फिनोमिना है. क्लाइमेट जो है इट इज़ नथिंग बट एवरेज ऑफ all the weather conditions over a period of time. और ये जो टाइम पीरियड हम लेते हैं ये होता है, दिस टाइम पीरियड इज़ ऑफ 35 years. तो जब हम जितने भी हमारे वेदर फिनोमिना है, वेदर कंडीशंस हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, जब हम उनका एवरेज लेते हैं फॉर ए टाइम पीरियड ऑफ 35 years, तो हम क्या कंक्लूड करते हैं? दैट इट इज़ ए वो एरिया का क्लाइमेट. ठीक है, तो जब हम वेदर की बात करेंगे, वेदर इज़ नथिंग बट ए टेम्पररी फिनोमिना, वेयर एज क्लाइमेट इज़ नथिंग बट ए परमानेंट फिनोमिना. क्लाइमेट के लिए जो टाइम पीरियड होता है इट इज़ ऑफ 35 years. 35 years के टाइम पीरियड के बाद हम जो है एक एरिया के क्लाइमेट का पता लगा सकते हैं. ठीक है, सो अब वेदर और क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे हम अभी. ठीक है, तो लेट अस बिगिन.
द फर्स्ट एलिमेंट जिसकी हम बात करेंगे दैट इज़ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन भाई क्या होता है? प्रेसिपिटेशन इज़ नथिंग बट फॉल ऑफ वाटर फ्रॉम क्लाउड्स, जो क्लाउड से वाटर फॉल करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, रेनफॉल, स्लीट, हेल, आइस पैलेट्स। जब क्लाउड से वाटर फॉल करेगा किसी भी फॉर्म में, ये सब क्या हैं? दीज ऑल फॉर्म्स आर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, वी आर familiar with snowfall, rainfall, but what is sleet? Sleet is nothing but rainfall plus snowfall. What is hail? Hail is frozen concentric rings of ice. ठीक है, ये आइस की रिंग्स होती हैं, कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं। ठीक है, इस तरह से पहले एक रिंग बनती है, पहले ये होता है, उसके ऊपर आइस की एक और परत जमती है, देन कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्मेशन होती है, एंड दोज आर कॉल्ड हेल्स। आइस पैलेट्स क्या होता है? दीज आर फ्रोज़न रेनफॉल। जब रेनफॉल होती है हमारी और टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, उसकी वजह से वो रेनफॉल क्या होती है? वो फ्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और क्या बन जाती हैं? आइस पैलेट्स। तो प्रेसिपिटेशन में हमने क्या पढ़ा? स्नोफॉल, रेनफॉल, स्लीट, हेल एंड आइस पैलेट्स। ठीक है, नाउ अब हम जब बात करते हैं लाइन्स की, देखो नाउ देर आर मैनी प्लेसेस इन आवर कंट्री, और कुछ ऐसी प्लेसेस होंगी जहाँ पे रेनफॉल सेम होती होगी। फॉर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं हम जम्मू की। ठीक है, जम्मू इज़ ए प्लेस, या फिर हम एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल, ए एंड बी आर टू प्लेसेस। ए पे भी 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है एनुअल, और बी पे भी 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। ठीक है, सो वी कैन जॉइन दीज प्लेसेस बाय ए सिंगल लाइन, एंड दैट सिंगल लाइन इज कॉल्ड आइसो हाइट। So lines joining places receiving equal amount of rainfall means जो places में same rainfall होगी, जब हम एक line से उन places को join करते हैं, those are called iso heights, and the instrument which is used to measure the rainfall is called rain gauge। इस तरह से beaker type होता है। ठीक है, उसमें measure करते हैं कितनी rainfall, कितना पानी इकट्ठा हुआ, जितना पानी इकट्ठा हुआ उतनी वो वहाँ की average rainfall होती है। ठीक है, so this was first element precipitation. Second is temperature। बहुत ही easy सा एलिमेंट है टेम्परेचर। हम रोज़ दौरान हमें पता चलता है जब गर्मी होती है, सर्दी होती है। ठीक है, तो इट इज़ नथिंग बट मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस, कितनी गर्मी है। ठीक है, उसको जब हम मेजर करते हैं दैट इज़ नथिंग बट टेम्परेचर। और इसके लिए इंस्ट्रूमेंट जो हम घर में भी यूज़ करते हैं, थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर यूज़ करते हैं। और लाइन्स विच जॉइन प्लेसेस ऑन मैप हैविंग इक्वल टेम्परेचर। ए एंड बी दो प्लेसेस हैं। ठीक है, दिस इज़ आवर इंडिया। इंडिया में दो प्लेसेस ए एंड बी, सी डी। ठीक है, ये चारों प्लेसेस का टेम्परेचर सेम है। जब हम इसको एक लाइन से जॉइन करेंगे, ठीक है, दैट लाइन इज़ नथिंग बट आइसोथर्म। ठीक है, तो लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑन मैप having equal amount of temperature, having equal temperature is known as isotherms। ठीक है, नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी है? नाइट्रोजन की, देन आती है ऑक्सीजन की, देन कार्बन डाइऑक्साइड भी है, देन कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, देन हाइड्रोजन भी है। ठीक है, ये बहुत सारी गैसेज हैं। इन सब गैसेस का कुछ ना कुछ वेट होता है, और ये जो वेट होता है ये हमारी किस पे लगता है? अर्थ पे, अर्थ सरफेस पे लगता है। क्यों लगता है अर्थ सरफेस पे? बिकॉज अर्थ सरफेस पे क्या है? ग्रेविटी। अब जब इनका वेट हमारी अर्थ के सरफेस पे लगेगा, ठीक है, तो जो अर्थ जो इस वेट को एक्सपीरियंस करेगी दैट इज़ नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मीन्स जो हमारी अर्थ पे प्रेशर लग रहा है बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ दीज गैसेस, उसको क्या बोलेंगे हम? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। या फिर ये भी बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर जो हमारी अर्थ पे प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, सो वेट ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हम इसको मेजर करने के लिए दैट इज़ बैरोमीटर, बिकॉज इसकी यूनिट क्या होती है? बार। and the lines joining places on map having equal atmospheric pressure known as
आइसोबार्स। ठीक है, नाउ दो टर्म्स आती हैं, हम बात करते हैं हाई प्रेशर की और लो प्रेशर की। हमेशा याद रखना दीज टू टर्म्स आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स मतलब जब भी हम बात करेंगे कि इस एरिया में हाई प्रेशर है तो हम बात करेंगे किसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर यहाँ पे हाई प्रेशर है दैट मीन्स इसके आसपास कहीं ना कहीं लो प्रेशर होगा, जिसके रिस्पेक्ट में हम इस एरिया को हाई प्रेशर बोल रहे हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम किसी एरिया को बोलें कि ये लो प्रेशर है तो इसके रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं हाई प्रेशर होगा कहीं पे, जिसके रिस्पेक्ट में हम इसको लो प्रेशर बोल रहे हैं। ठीक है, तो हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर आर रिलेटिव टर्म्स। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा एलिमेंट है। ह्यूमिडिटी होता क्या है? इट इज़ ए मेजर ऑफ डैम्पनेस ऑफ एटमॉस्फेयर। भाई हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर वेपर का कंटेंट कितना है। ठीक है, जब जून जुलाई का मौसम आता है उस टाइम बोलते हैं ना कि बहुत पसीना आ रहा है। ठीक है, स्वेटिंग बहुत होती है। इट इज़ बिकॉज उस टाइम पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी इज़ नथिंग बट दैट मेजर ऑफ डैम्पनेस ऑफ एटमॉस्फेयर, कि कितना एटमॉस्फेयर में डैम्पनेस है उसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमिडिटी। एंड इट वेरीज ग्रेटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, हर जगह की ह्यूमिडिटी सेम नहीं होगी। इफ़ देयर आर टू प्लेसेस ए एंड बी, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंट होगा, यहाँ पे रेनफॉल डिफरेंट होगी, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंट होगा। ठीक है, कंडीशंस डिफरेंट होंगी सब कुछ, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी हमारी डिफरेंट होगी। ठीक है, ह्यूमिडिटी जो है हमारी ये 3 टाइप्स की है। जब बात करते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन कि ये ह्यूमिडिटी 3 टाइप्स की होती क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, देखो जब भी हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? कितना कंटेंट है, कितना अमाउंट है वाटर वेपर का एयर में, एटमॉस्फेयर में, यही बोलते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज़ नथिंग बट एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एयर है, यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब की एयर है। ठीक है, इसमें कितना अमाउंट प्रेजेंट है, कितने ग्राम प्रेजेंट है हमारा वाटर वेपर। ठीक है, ये हमारा एक एटमॉस्फेयर है 1 मीटर क्यूब का। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम का, इसमें कितनी ग्राम हमारा वाटर वेपर है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को जब भी मेजर करेंगे इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम पर मीटर क्यूब, कि कितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की। अब क्या है भाई स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी? इट इज़ द रेशो ऑफ वेट ऑफ वाटर वेपर। भाई कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, वेट ऑफ वाटर वेपर टू टोटल वेट ऑफ मॉइस्चर, टोटल वेट ऑफ मॉइस्चर। एग्जाम्पल देखो, ये हमारे पास एक कॉलम ऑफ एयर है। ठीक है, दिस इज़ मॉइस्ट, और इसका पूरी एयर का जो वेट है वो 10 kgs है, 10 किलो की एयर है। ठीक है, इसमें कुछ कंटेंट है वाटर वेपर का, और जो वाटर वेपर का वेट है इसमें वो 5 kgs है। ठीक है, या फिर वेट थोड़ा ज़्यादा ले लिया मैंने। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि वाटर वेपर का जो वेट है वो कितना है? 5 ग्राम्स है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो गई कि वेट ऑफ वाटर वेपर कितना है वो 5 ग्राम्स अपॉन टोटल वेट ऑफ मॉइस्चर दैट इज़ 10 kgs। दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की यूनिट क्या हो गई? ग्राम पर kgs। दिस इज़ नथिंग बट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, थर्ड वन इज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अच्छा, इसको ध्यान से पढ़ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितने भी हमारी वेदर स्टडीज़ होती हैं वो रिलेटेड होती हैं किससे? रिलेटिव ह्यूमिडिटी से। ठीक है,
तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। इट इज़ द रेशो ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, भाई कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है इन एयर, टू द टोटल वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखो। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर की कैपेसिटी है 1 लीटर और इसमें जो वाटर हमने भरा हुआ है वो कितना है, वो है 0.5 लीटर्स। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे हमारा क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गई कि कितना एक्चुअल भाई वाटर वेपर प्रेजेंट है, वो कितना है 0.5 और टोटल कैपेसिटी कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ये हमेशा परसेंटेज में निकाला जाता है, जिसमें परसेंटेज में। ठीक है, तो सॉल्व कर लो, कितना हो गया 5/10 इंटू 100, ये आ गया हमारे पास 50%। डैट मीन्स ये बीकर जो है ये हमारा 50% भरा हुआ है। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है भाई, ध्यान से समझो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है और कितनी एयर की टोटल होल्डिंग कैपेसिटी है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये बीकर है, इसकी कैपेसिटी है 1 लीटर, इसमें हमने पानी भी भर दिया, कितना वाटर वेपर भर दिया, कितना 1 लीटर। ठीक है, तो अब बताओ क्या ये जो बीकर है इसकी कैपेसिटी है और वाटर वेपर लेने की, इसकी कैपेसिटी नहीं है क्योंकि ये पूरा का पूरा फिल है। दैट मीन्स ये जो बीकर है ये क्या हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है। ठीक है, ये बीकर क्या हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है। ठीक है, तो अब देखो इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड एयर। तो एक बार फिर से देखते हैं इसको, ज़रा ध्यान से समझो। हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात की, दैट वाज नथिंग बट एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अपॉन टोटल कैपेसिटी। भाई कितनी कैपेसिटी है हमारी, होल्डिंग कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 100, दिस वाज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बट एक इसमें स्टार पॉइंट है, वो क्या है, एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी एक टेम्परेचर पे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जब भी आपने पढ़नी है आपने ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर टू टोटल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 100 एंड एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो अब फिर से देखते हैं वो। लेट अस सपोज मैं बात कर रहा हूँ एट 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस पे दिस इज़ एयर कॉलम और इसका जो कैपेसिटी है वो कितना है 1 लीटर। इसमें मैंने 0.5 लीटर का क्या डाला हुआ है, वाटर वेपर। देन एट 10 डिग्री सेल्सियस 1 लीटर मैंने अब इसको पूरा का पूरा भर दिया। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये आधा भरा हुआ है, दैट मीन्स हमारी ह्यूमिडिटी कितनी हो गई 50%। यहाँ पे हमने पूरा भरा हुआ है, ह्यूमिडिटी कितनी हो गई 100%। ठीक है, क्या है, कौन सी ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये भी क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब हमारी 100% हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, हमारी जो एयर है वो सैचुरेट हो चुकी है। ठीक है, और ये जो एयर है ये सैचुरेट हुई है किस टेम्परेचर पे हुई है, 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये जो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस जिस पे हमारी एयर सैचुरेट हुई है, इसको हम क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इट इज़ कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो अगर डिफाइन करने को बोलें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इट इज़ नथिंग बट दैट टेम्परेचर एट विच द एयर गेट्स सैचुरेटेड और द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ ए एयर बिकम्स 100%। ठीक है, अब देखते हैं टेम्परेचर का क्या रोल है भाई, हमने क्यों एट ए गिवन टेम्परेचर बोला। सो लेट अस सपोज मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ फिर से, एट 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस पे कैपेसिटी है एयर की 1 लीटर। ठीक है, और इसमें
0.5 लीटर की क्या है, वाटर वेपर है। ठीक है, नाउ अब मैं बात करता हूँ, जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दूँगा, मैं 15 डिग्री सेल्सियस बोलता हूँ, ठीक है, तो मेरी कैपेसिटी जो है वो एयर की वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। क्यों? बिकॉज़ जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं जब वो गर्म होंगे तो वो क्या होंगे, एक्सपैंड होंगे, तो मेरी कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। अब मेरी विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई, बट वाटर वेपर अभी भी उतना ही है। दैट मीन्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, मेरी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ हो रही है। ये भी बोल सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, आई होप जो ये जो टेम्परेचर का रोल है विद रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको समझ आया होगा कि हाउ टेम्परेचर चेंजेस एंड हाउ रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंजेस विद टेम्परेचर। ठीक है, तो हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो कंसेप्ट पढ़ा, इसको हमने क्यों टेम्परेचर के साथ रिलेट किया, अब वो समझ आ गया। इसमें हमने सैचुरेटेड एयर की बात की, कब होती है, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी 100% होती है। देन नेक्स्ट हमने बात की ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की। ठीक है, तो अब देखो, लेट अस सपोज ये क्लाउड है हमारा। ठीक है, इस क्लाउड की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, मैं बात कर लेता हूँ 1 kg। ठीक है, और इसके अंदर जो वाटर वेपर है वो भी 1 kg है। दैट मीन्स ये क्लाउड क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर मैं और वाटर वेपर ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, स्पिल होगा ना बाहर। ठीक है, सिंपल सी बात, रेनफॉल हो जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स जब हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है तो क्या होती है, प्रेसिपिटेशन हो जाती है। ठीक है, रेनफॉल होती है। ठीक है, तो रेनफॉल होने के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी का 100% होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, दैट मीन्स ये भी बोल सकते हैं कि जब हमारा टेम्परेचर जो है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से डिक्रीज़ करेगा तो क्या होगी, रेनफॉल होगी। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या रोल होता है और किस तरह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिटरमाइन करती है कि हमारी कब रेनफॉल होगी। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट इज़ विंड्स। अच्छा भाई, विंड क्या होता है, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर इज़ कॉल्ड विंड। ठीक है, जब विंड हमारी एयर हमारी हॉरिजॉन्टली मूव करती है, ठीक है, तो क्या होता है, विंड फ्लो करती है। ठीक है, अब विंड फ्लो क्यों करती है, याद रखो, विंड हमारी फ्लो करती है ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, अब एग्जांपल देख लो, ये हमारा एक लैंड सरफेस है, इस पे सन रेज पड़ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे एयर है, जैसे ही इसका टेम्परेचर बिकॉज ऑफ दिस सन रेज टेम्परेचर इस यहाँ की एयर का इंक्रीज़ होगा, ये एयर क्या करेगी, ये एयर हल्की हो जाएगी। ठीक है, हल्की होगी तो ये क्या करेगी, राइज़ करेगी। ठीक है, अब एयर यहाँ से राइज़ कर गई, एयर पहुँच गई ऊपर। ठीक है, तो ये जो एरिया है नीचे वाला, ये एरिया खाली हो गया, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, ये क्या बन गया, लो प्रेशर एरिया। ठीक है, अब लो प्रेशर एरिया, अब ऐसा तो नहीं है ये एरिया जो है ये खाली रहेगा हमेशा, क्योंकि यहाँ से एयर राइज़ कर गई तो क्या यहाँ पे हवा बिल्कुल नहीं होगी, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, एडजॉइनिंग में कहीं पे हाई प्रेशर एरिया होगा, उस हाई प्रेशर एरिया से जो एयर है वो फ्लो होगी इन द फॉर्म ऑफ विंड एंड इट विल टेक द प्लेस ऑफ दिस एयर जो यहाँ से ऑलरेडी राइज कर चुकी है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ विंड फ्लोज, विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, और लो प्रेशर कैसे बनता है, बिकॉज ऑफ सन रेज। जब हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है एक एरिया का, एयर राइज करती है, जब एयर राइज करेगी तो उससे क्या होगा, हमारे विंड फ्लो होगी। ठीक है, एयर राइज करेगी तो विंड फ्लो होगी, कहाँ से आएगी, हाई प्रेशर से, इन ऑर्डर टू टेक द प्लेस ऑफ लो प्रेशर।
ठीक है। अब विंड की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, डायरेक्शन भी होती है और स्पीड भी होती है। तो डायरेक्शन मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ कॉल्ड विंड वेन, एंड स्पीड मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ कॉल्ड एनीमोमीटर। ठीक है। और ऐसी लाइंस जो ज्वाइन करती हैं प्लेसेस हैविंग इक्वल डिग्री ऑफ विंड वेलोसिटी, उनको क्या कहते हैं, आइसोकाइनेटिक्स। तो आइसोकाइनेटिक्स आर नथिंग बट लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल डिग्री ऑफ विंड वेलोसिटी। ठीक है। नेक्स्ट इज सनशाइन। सनशाइन तो पता है, इट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड बाय एन एरिया। एक एरिया में कितनी इंसोलेशन रिसीव होती है, कितनी सनशाइन रिसीव होती है, उसको क्या बोलेंगे हम, इंसोलेशन। ठीक है। कितनी इंसोलेशन रिसीव होगी, क्या होगा वो, सनशाइन होगा। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मेजर दैट इज़ कॉल्ड सनडायल। और ऐसी लाइंस जो ज्वाइन करती हैं इक्वल ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन को, उनको क्या बोलेंगे, आइसोहेल्स। ठीक है। उनको क्या बोलेंगे हम, आइसोहेल्स। नेक्स्ट इज क्लाउड। क्लाउड भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने एक सेपरेट टॉपिक में भी पढ़ना है। ठीक है। क्लाउड्स में टाइप्स पढ़नी है उनकी, तो फिलहाल हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। क्लाउड्स होता क्या है, क्लाउड्स आर नथिंग बट विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है। कंडेंसेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म। ठीक है। तो इसकी जो विजिबल मैनिफेस्टेशन मतलब जो दिखाई देती है हमें, विजिबल मैनिफेस्टेशन दैट इज़ सीन फ्रॉम द ग्राउंड, उनको क्या बोलेंगे हम, क्लाउड्स। मींस वाटर वेपर जो है हमारे, वो हमारे कन्वर्ट होते हैं लिक्विड में। ठीक है। और जब हमें वो दिखते हैं कहाँ से, ग्राउंड से, तो वो किस तरह से फील होते हैं, जैसे क्लाउड्स हैं। ठीक है। अब होता कैसे है ये, कि हमारी जो एयर है वो जब भी राइज करती है, ठीक है, वो राइज करेगी तो वो कूल होगी। ठीक है। जब वो ऊपर जाएगी तो वो क्या होगी, कूल होगी। उसका टेम्परेचर जो है वो कम होगा। ठीक है। जब टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, हमें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मिलेगा। जब हमें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मिलेगा तो उससे क्या होगा, वाटर वेपर जो है वो कंडेंस हो जाएगा। ठीक है। और क्या बना देगा, हमारे क्लाउड्स बना देगा। ठीक है। सिंपल सी बात याद रखो कि एयर राइज करेगी, एयर राइज करने के बाद वो कूल होगी, कूल होने के बाद ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अचीव होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अचीव होने के बाद वाटर वेपर कंडेंस होगा, इट विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड इट विल फॉर्म क्लाउड्स। ठीक है। और ये जो क्लाउड्स हैं ये क्या करेंगे, इट विल ऑब्स्ट्रक्ट द सन रेज। ये सन रेज, इनकमिंग सोलर रेज, इनकमिंग सन रेज को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है। तो जब ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे तो हमें ये क्लियरली विजिबल होंगे। ठीक है। अब क्लाउड्स जो हम मेजर करते हैं उनकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ऑक्टाज। ऑक्टाज इज़ नथिंग बट द यूनिट ऑफ क्लाउड। ठीक है। जब हमारा क्वार्टर, तो ऑक्टाज का मतलब होता क्या है वैसे, 8, ऑक्टा मीन्स 8। ठीक है। जब हमारा क्वार्टर ऑफ द स्काई ओवरकास्ट है, क्वार्टर ऑफ द स्काई मतलब 1/4 ऑफ द स्काई ओवरकास्ट है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, 2/8। ठीक है। 4/8 मीन्स 2/4 ऑफ ए स्काई इज़ ओवरकास्ट, मतलब 2 हिस्से, 2 क्वार्टर जो हैं वो हमारा ओवरकास्ट है। देन 6/8 मीन्स 3/4 ऑफ ए स्काई इज़ ओवरकास्ट। देन 8/8 मीन्स कंप्लीट ओवरकास्ट, जब हमारा जो स्काई है, ठीक है, वो कम्प्लीटली ओवरकास्ट है, मतलब कोई भी सनशाइन जो है हमारे तक नहीं पहुंच पा रही। ठीक है। नो सन रेज आर एबल टू रीच अस। ठीक है। नेक्स्ट, लाइन्स जॉइनिंग। ऐसी लाइन्स जो इक्वल डिग्री ऑफ क्लाउडनेस को कनेक्ट करती हैं उनको क्या बोलेंगे, आइसोनेफ्स। आइसोनेफ्स क्या होती हैं, लाइन्स जॉइनिंग प्लेसेस ऑन मैप हैविंग इक्वल डिग्री ऑफ क्लाउडीनेस। ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। ठीक है। तो आज हमारा पहला लेक्चर था। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है। एंड द PDF ऑफ दिस लेक्चर, इस लेक्चर की PDF जो है वो आपको लिंक में मिल जाएगी। ठीक है। थैंक यू।